कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी कोई गलती नहीं होती फिर भी आप बुरी तरह से फंस जाते हो और आपको कंपनसेशन देना पड़ता है प्लेंटिफ को, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली डिफेंडेंट बन जाते हो उस केस में, भले आपने कुछ भी ना किया हो। ठीक है। कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जिसमें आप डिफेंस ले सकते हैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जिसमें आपको कोई डिफेंस नहीं मिलता। एक बार वो क्राइम हो जाता है तो आपको लायबिलिटी देनी ही देनी है। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम सारी चीज़ें समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा दोस्तों आपको मैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन बोलता है कि अगर आपके पास राइट है तो उस राइट का मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मैं उस राइट को वायलेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलती से मुझसे कुछ हो गया, ठीक है, तो आप जो है उसके ऊपर केस कर सकते हैं। यानी कि समझो अगर आपने कोई गलती कर दिया, भले आपने एक्चुअली में उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप फंस सकते हो इस चीज़ में। तो यही चीज़ इसका इंट्रोडक्शन बोलता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ये केस बहुत ही फेमस है, आपने सुना होगा। इस केस से ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। इमेजिन यू स्टोर समथिंग डेंजरस ऑन योर प्रॉपर्टी लाइक अ केमिकल्स। इफ those chemicals leak and cause damage, you can held liable for that damage even if you took precautions। ठीक है। आप अपने ज़मीन पे आप अपने घर पे कोई ऐसी चीज़ लाते हो जो बहुत ही डेंजर है और वो समझो लीक हो गई या फिर वो जगह से एस्केप हो गई और वो नुकसान करने लगी किसी चीज़ को। दिस इज बिकॉज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लॉस। The idea is that whoever keeps dangerous thing has responsibility to ensure they don't cause harm। मतलब आप अगर कोई ऐसी चीज करते हो जो एक्चुअली में डेंजर है और आपको वो पता भी है, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि उस चीज को आप संभाल के यूज करें। अगर आप अपने जमीन पे कोई केमिकल रख रहे हो, केमिकल का ड्रम रखते हो, वो ड्रम लीक हो गया, उसका गैस जो है वो हवा में फैल गया, तो आपके एरिया में जितने भी लोग हैं, एनिमल है, सबको प्रॉब्लम हो सकती है। भले वो अनइंटेंशनल था, ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि ड्रम में लीक है, लेकिन फिर भी आप फंस सकते हो। अब बात करते हैं ये केस के समरी के बारे में, जो रेयरलैंड वर्सेस फ्लेचर के नाम से जाना जाता है। दिस इज अ फेमस कोर्ट केस क्रिएटेड अ रूल इन लॉ। टू नेबर्स रायलैंड एंड फ्लेचर हैड प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब दो लोग होते हैं, प्लेंटी फॉर डिपेंडेंट, आपस आजू बाजू में दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें क्या होता है, फ्लेचर जो डिफेंडेंट है उसने एक पावर जनरेट करने के लिए उसने एक रिजर्वर जो होता है ना वो बनाया। अनफॉर्चुनेटली जो जितना भी पानी है वो टनल की वजह से जो विक्टिम था उसके जमीन पे चला जाता है। ठीक है। तो जो विक्टिम है उसने डिफेंडेंट पे केस कर दिया डैमेजेस के लिए। तो पावर जनरेट करने के लिए उसने पानी जमा करके रखा था नीचे की तरफ, और सारा पानी नीचे से लीक करके बाजू वाले के उधर चला गया और उसको डैमेज हो गया। तो जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडर के ऊपर केस फाइल कर देता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि शुड डिफेंडेंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज इवन थ्रू ही डिडंट डायरेक्टली कॉज इट। बिकॉज जो पावर मिल को पावर देने के लिए जो उसने टनल बनाया था, माइन बनाई थी नीचे, ठीक है, मतलब सॉरी माइन नहीं, रिजर्वियर, जो रिजर्वियर है वो उसने बनाया था, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को रखा था। अभी समझो मैं अपनी ज़मीन में खड्डा करके पूरा बनाता हूँ तो मैं खुद थोड़ी करूँगा, मुझे थोड़ी आता है, मैं कड़िए को बुला के करवाऊंगा ये। ठीक है। इनके एक बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो लोग बनाते हैं, मैंने खुद ने तो नहीं बनाया। तो सवाल ये उठता है कि अभी ये जो प्लेंटिफ है, सॉरी जो डिफेंडेंट है, वो लायबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से उसने वो बनाया था, ये उसका गलती है। तो यहाँ पे आंसर है यस। कोर्ट ने बोला कि जी हाँ, जो डिफेंडेंट है वो लायबल है प्लेंटिफ को डैमेज देने के लिए, क्योंकि जो डेंजरस थिंग, हालांकि पानी डेंजर नहीं होता, लेकिन उसने इस तरह से सेव किया था पानी को कि वो बाजू वाले के प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उसने। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, भले डिफेंडेंट ने पर्सनली ये इंटेंशनली भी नहीं किया और उसने खुद ने भी नहीं बनाया ये, लेकिन फिर भी जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को कंपनसेशन देने के लिए लायबल होता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यू आर रिस्पॉन्सिबल इवन इफ यू वेरेंट केयरलेस। यहाँ पे क्या होता है, भले आपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी रख लिया, लेकिन आपको कंपनसेशन देना है प्लेंटिफ को। यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है, ये जो आप इस केस को ऐसे याद रखो, आर वर्सेस एफ। जो आर है वो प्लेंटिफ है और एफ है वो डिपेंडेंट है। ठीक है। द रूल
समवन ब्रिंग्स समथिंग डेंजरस ऑन टू देयर प्रॉपर्टी, या मतलब क्या होता है, आप अपनी जमीन पे ऐसी चीज लाते हो जो डेंजर है. दिस नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, दिस इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, मतलब स्टोरिंग लॉट ऑफ वाटर, मतलब क्या होता है बहुत सारा पानी जमा करके रखा, तो वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो गया. अब बात करते हैं नेचुरल यूज क्या होता है. अगर मैं कोई जमीन खरीदता हूँ तो उसके ऊपर मैंने मकान बनाया, वो नेचुरल यूज हो गया. जाहिर सी बात है मकान जमीन पे बना सकते हो आप. या फिर मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन खरीदा, समझो मैंने 5 लाख का जमीन खरीदा और आज से 10 साल बाद उसको बेच दूंगा तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो इसको बोलते हैं नेचुरल यूज ऑफ लैंड. नॉन नेचुरल क्या होता है, मैं अपने ज़मीन पे शेर ला के पालता हूँ, या फिर बहुत बड़ा केमिकल से मैं ये करता हूँ, केमिकल ला के रख दिया वगैरह वगैरह. तो अगर मैं शेर रखता हूँ, हो सकता है वो शेर हाथ से छूट के दूसरे को खा जाए. भले मैंने खुद नहीं बोला था शेर को कि किसी को खा जाए, लेकिन फिर भी मैं लायबल होता हूँ इसमें. ठीक है. अब बात करते हैं केमिकल की. अगर मैं अपने ज़मीन पे केमिकल का ड्रम रखता हूँ तो मेरी जवाबदारी बनती है कि वो ड्रम में से गैस लीक ना हो और सामने वाले यानी कि आजू बाजू के जो पड़ोसी है उसको तकलीफ ना हो. ठीक है. अब तीसरा पॉइंट है द डेंजर थिंग एस्केप एंड कॉज डैमेज. यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने लायन का एग्जांपल दिया था आपको, तो जो लायन है वो एस्केप हो गया, मेरे हाथ से छूट गया और किसी को उसने मार डाला या फिर बहुत बड़ा बाइट मारा उसको और उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, तो मैं लायबल हूँ. भले मैंने शेर को बोला नहीं था कि भाई उसको जाके काट ले. और उसी तरह से अगर मैं अपने ज़मीन पे केमिकल का ड्रम रखता हूँ तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि उस चीज़ को मैं संभाल के रखूँ ताकि उसका गैस लीक ना हो बाहर और किसी तीसरे बंदे को उससे नुकसान ना हो. तो यहाँ पे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कोई ऐसी चीज़ लाते हो जो डेंजरस है नेचुरली, जैसे शेर हो गया, वो ऑलरेडी वायलेंट होता है, मुझे पता है, सबको पता है. केमिकल रखते हो वो भी खतरनाक होता है, उसमें इंसान जल भी सकता है, उसका गैस का रिएक्शन होगा तो आदमी मर भी सकता है. तो ऐसी चीज़ मैं अपने प्रॉपर्टी पे करता हूँ तो मेरा जवाबदारी बनता है कि उसको संभाल के रखो. अगर गलती से भी वो लीक हो गया गैस या फिर लायन जो है वो छूट गया, एस्केप हो गया, तो मैं लायबल बनता हूँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए. ठीक है. अब बात करते हैं इन सिंपल टर्म्स में. इफ यू कीप समथिंग डेंजरस ऑन योर प्रॉपर्टी एंड इट एस्केप्स, यू माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज इट कॉज इवन इफ इट वॉजंट योर फॉल्ट. यहाँ पे क्या मतलब मेरा खुद का गलती नहीं था. अभी शेर का क्या भरोसा, वो बहुत ताकत वाला रहता है, मेरे हाथ से छूट गया और किसी को काट लिया. गैस का भी ऐसा होता है, मैं अपने घर पे आराम से बैठा हूँ, मैंने घर के आंगन में ड्रम रखा था केमिकल का, वो लीक हो रहा था और सामने वाले को रिएक्शन कर गया, तो इसमें मेरा कोई गलती था ही नहीं, फिर भी मैं लायबल हो जाता हूँ. ठीक है. इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एसेंशियल क्या होता है. सबसे पहला नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. जैसे मैंने आपको पहले बताया, नेचुरल यूज क्या होता है, मैं घर पे प्रॉपर मैं खाली जमीन खरीदता हूँ, उसके ऊपर प्रॉपर्टी बनाता हूँ, तो वो नेचुरल यूज हो गया. मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रोकने के लिए मैं जमीन खरीदता हूँ, तो ये नेचुरल यूज हो गया. नॉन नेचुरल क्या होता है, जैसे मैंने बोला शेर का एग्जांपल दिया, मैं शेर पाल रहा हूँ या फिर केमिकल रख रहा हूँ, तो ये नॉन नेचुरल यूज हो गया. अगर आप ऐसा रखते हो तो आपका जवाबदारी बनता है कि उस चीज़ को संभाल के रखे, तीसरे को नुकसान ना हो. स्टोरिंग हजारस मटेरियल, जैसे केमिकल हो गया, वेस्ट हो गया. अब दूसरा पॉइंट में लिखा है वाइल्ड एनिमल, जैसे मैंने शेर का एग्जांपल दिया था. तीसरा पॉइंट है एक्सप्लोजिव मटेरियल, फायरवर्क. कुछ भी आप ऐसी चीज़ रखते हो जो डेंजर होती है तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट लायबल हो जाते हैं उसमें, भले आपका कोई गलती ना हो फिर भी. अब बात करते हैं एस्केप. जैसे मैंने शेर का एग्जांपल दिया था, शेर हाथ से छूट गया मेरे और किसी को काट लिया, तो ये एस्केप हो गया. अभी मैं घर पे बैठा हूँ, केमिकल मैंने आंगन में केमिकल का ड्रम रखा था, उसका गैस लीक हो रहा था, तो ये भी एस्केप हो गया. हालांकि मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन मैं लायबल हो जाता हूँ. इसको बोलते हैं एस्केप. तो समथिंग डेंजरस मस्ट एस्केप फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी, मतलब मेरे प्रॉपर्टी से कुछ एस्केप होना चाहिए. जैसे शेर जो हो गया वो एस्केप हो गया अपने मेरा घर छोड़ के, या तो फिर गैस का ड्रम था उसमें से गैस लीक हो गया मेरे प्रीमाइसिस से. This is like if you leave a dangerous animal loose and it runs away, you are responsible for the damage it caused because it is your responsibility to take care of everyone around that animal. मतलब मेरा जवाबदारी बनता है अगर मैं कोई भी डेंजर चीज अपने घर पे या घर के आंगन में रखता हूँ तो. ठीक है. अब बात करते हैं डेंजरस. फॉर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टू अप्लाई, थिंग्स दैट एस्केप एंड कॉज डैमेज मस्ट बी डेंजरस. अभी शेर जो होता है वो ऑलरेडी डेंजर होता है, केमिकल भी डेंजर होता है अगर आप उसने संभाल के नहीं रखते हो तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो डेंजरस हो नेचुरली. ठीक है. दिस मीन्स इट कुड कॉज हार्म इफ इट गेट्स आउट. ठीक है. अभी एक्सप्लोजिव हो गया, कोई पॉइजनस गैस हो गया, अगर मैं ऐसी चीजें अपने घर पे या घर के आंगन में भी रखता हूँ तो वो डेंजर होता ही है.
ठीक है। अगर कोई लीक हो जाता है, किसी मेरे आजू बाजू के जो पड़ोसी है उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इसमें फंस सकता हूँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर। या फिर आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो आप भी इसमें फंस सकते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने जनरल डिफेंस का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। हालांकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो एक्सेप्शन है ना, उसमें सारे एप्लीकेबल नहीं होते। जो मैंने लाइन करके कैंसिल किया है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन जो है उसमें एप्लीकेबल क्या होता है, सबसे पहले वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरा, दूसरा है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, तीसरा है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। बाद में आता है स्टेट्यूटरी अथॉरिटी और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ये सारे चीज़ें जो है वो एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में काम आते हैं, और जो जिसमें अंडरलाइन की है, जो जिसमें कैंसिल किया है, वो नहीं आएंगे वो, क्योंकि ये सारे जो है वो जनरल डिफेंस में आते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ ही पॉइंट आते हैं जो मैंने विजिबल रखे हैं, ठीक है। प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, मतलब आप खुद गलती करते हो और आप उसमें फंस गए, तो इसमें मेरी लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। जहाँ भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बच्चा है जो बॉल से खेलते खेलते कंस्ट्रक्शन साइट पे चला गया। अभी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है, ऊपर सर पे ईंट गिर सकती है, या फिर क्रेन टकरा सकती है, जेसीबी होता है उसका फावड़ा आपको लग सकता है, खड्डे में गिर सकते हो। तो इसमें आपका गलती है, ठीक है। आप खुद आए सामने से, जबकि आपको पता है कि वो जगह जो है वो खतरनाक हो सकती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग हेलमेट इसलिए पहनते हैं ताकि सर पे कोई गिर ना जाए, कोई बड़ा चीज़, पत्थर या सीमेंट या कुछ। लेकिन आप फिर भी खेलते खेलते आ जाते हो और लग जाता है, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, सारा गलती आपका माना जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक्ट ऑफ गॉड। यू बिल्ड अ सेफ रिजर्वियर बट अ मैसिव स्टॉर्म कॉज इट टू ओवरफ्लो एंड डैमेज योर नेबर्स प्रॉपर्टी। इन दिस केस इट वुडंट बी योर फॉल्ट बिकॉज द स्टॉर्म वॉज अनफॉर्चुनेबल एंड नेचुरल इवेंट। मतलब आप समझो, आपने अपने घर के आंगन में कोई बड़ा सा पानी स्टोर करके रखा है, जो ज़्यादा डेंजर नहीं होता, थोड़ा सा ही, लेकिन बारिश आ गया, ठीक है। बारिश आने की वजह से वो ओवरफ्लो हो गया, सारा पानी बह के पड़ोसी, आजू बाजू के जो पड़ोसी है उनके घर में चला गया। तभी बारिश आया, वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। दुनिया में कभी भी कुछ भी होता है। अभी रिसेंटली दुबई में इतना बारिश आया था कि लोग अपनी महंगी गाड़ी रास्ते में छोड़ के जा रहे थे, तो लोगों के हाथ में कुछ नहीं था, ना उनकी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ था। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई इंसान को लायबल नहीं मान सकता, क्योंकि वो खुद के हाथ में नहीं था, ठीक है। मैं अपने घर के आंगन में कोई बड़ा सा कुआं खोद के रखता हूँ पानी खुद के लिए, और वो ओवरफ्लो होके सारा पानी आपके आंगन में आ गया और घर के अंदर सारी चीज़ें डैमेज हो गई, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सब। तो आप मुझे लायबल नहीं मान सकते, क्योंकि बारिश मैंने नहीं लाई थी, ठीक है। ये एक कानून ऐसा बोलता है। अब बात करते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरा। मतलब प्लेंटिफ खुद कंसेंट देता है, और उस कंसेंट पे अगर आप काम करते हो और कुछ डैमेज हो जाता है, तो आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता। अभी बात करते हैं, मिस्टर ए इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर। ही एग्रीज टू पार्टिसिपेट इन अ बॉक्सिंग मैच knowing that a boxing involves a high risk of injury. During the match, Mr. A get punched in and break his nose. He can't sue the opponent for injury because he willingly accepted the risk of boxing and then he stepped into the ring. यहाँ पे क्या होता है, एक बॉक्सर होता है मिस्टर ए, उसको पता था कि ये बॉक्सिंग करना बहुत रिस्की होता है, ठीक है। बॉक्सिंग आपने देखा होगा, बहुत ही मारपीट होती है, यहाँ तक कि लोग सीरियसली डैमेज भी हो जाते हैं, ब्रेन पे लग जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, मिस्टर ए को पता था कि भाई ये डेंजर हो सकता है, फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा रिंग में। यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला उसको जोर से नाक पे मारता है, उसका नाक जो है वो टूट जाता है, ठीक है। तो जो मिस्टर ए है वो अपने ओपोनेंट के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको, मिस्टर ए को ऑलरेडी पता था कि बॉक्सिंग जो है वो डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी वो गया, तो ओपोनेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो इसको बोलते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरा, यानी कि कंसर्न ऑफ द प्लेंटिफ। यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है, मिस्टर ए जो बॉक्सर था, उसका नाक टूट गया तो वो प्लेंटिफ हो गया। हालांकि उसको, वो अपनी खुद की मर्जी से आया था बॉक्सिंग खेलने के लिए, तो उसकी कंसेंट ऑलरेडी थी। इसको बोलते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरा, और उसकी कंसेंट होने की वजह से वो अपने ओपोनेंट को केस नहीं कर सकता। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होता है, जो ना प्लेंटिफ होता है ना डिफेंडेंट होता है, कोई तीसरे आदमी आके प्रॉब्लम क्रिएट करके चला जाता है। व्हेन अ थर्ड पर्सन कम्स एंड डैमेज समथिंग विच हार्म द प्लेंटिफ, फॉर एग्जाम्पल अ डिलीवरी कंपनी इज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर अ रिटेल। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट अ थर्ड पार्टी सच एज अ रेकलेस ड्राइवर crashed into the delivery truck, damaging the goods. The reckless driver's action
an act of third party are responsible for the damage and not the delivery company or the रिटेलर। यहाँ पे क्या होता है, जो थर्ड पर्सन होता है अगर उसने डैमेज किया तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, भले गुड्स जो है वो डैमेज हो गया। अभी समझो मैं एक कंपनी हूँ, आपने मेरे कंपनी से कोई बहुत बड़ा फ्रिज और टीवी वो सब मंगाया, ठीक है। मैं एक टैंकर में अपने ड्राइवर को भेजता हूँ आपके एड्रेस पे डिलीवरी करने के लिए सामान की। तो ट्रक के सामने एक बाइकर आ गया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था और उसकी वजह से ट्रक का भी एक्सीडेंट हो गया और अंदर का टीवी जो था वो फूट गया। तो इसमें आप मेरी कंपनी पे केस नहीं कर सकते क्योंकि हमला गलती नहीं था, बाइकर जो था वो थर्ड पार्टी था, उसने डैमेज किया, तो आप मेरे पे केस नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। अभी समझो अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है और आप उस अथॉरिटी के दायरे में रह के काम करते हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता अगर गलती हो जाती है, ठीक है। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। अ गवर्नमेंट बिल्ड्स अ डैम टू कंट्रोल फ्लोडिंग, मतलब गवर्नमेंट एक डैम बनाती है ताकि पानी कंट्रोल में रहे और बह ना जाए और बाढ़ ना आ जाए, बट इट इंटेंशनली फ्लोट सम नियर बाय फार्मलैंड। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वॉन्ट अप्लाई हियर बिकॉज द गवर्नमेंट हैज लीगल परमिशन स्टेटूटरी अथॉरिटी टू बिल्ड द डैम इवन इफ इट हैज सम रिस्क। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अथॉरिटी थी डैम बनाने के लिए, उन्होंने डैम बनाया और गलती से क्या हुआ, कुछ थोड़ा पानी जो है वो बाजू वाले जो खेती का जो ज़मीन होता है उसमें चला गया। तो गवर्नमेंट के पास लीगल अथॉरिटी थी, उन्होंने सारा काम लीगल दायरे में रह के ही किया है, तो आप उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक्सेप्शन आ जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट लायबल नहीं होगी क्योंकि उनके पास अथॉरिटी थी, उन्होंने अथॉरिटी में रह के काम किया। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है ना वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अभी मैंने जो आप यहाँ पे पढ़ा, ये एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरा, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, तो ये सारे एक्सेप्शन है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है तो आप ये सारे डिफेंस ले सकते हैं अगर आपको ऊपर अप्लाई होते हैं तो। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है, आप कोई भी डिफेंस नहीं ले सकते। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप एब्सोल्यूट लायबल है, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो रेंज है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी ज़्यादा होता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी तब अप्लाई होती है जब आपने बहुत खतरनाक काम कर दिया हो जाने अनजाने में, ठीक है। भले आपका फॉल्ट है नहीं है, आप लायबल हो जाते हो, आपके पास कोई भी डिफेंस नहीं रहता। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज अ stricter version of a strict liability. The strict liability there are exceptions, but in absolute liability there are none. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में फिर भी एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में बहुत बारिश आ गया तो आपके घर से दूसरे के घर में पानी चला गया, तो इसमें आपका गलती नहीं है, वो एक्ट ऑफ गॉड है। तो आप ऐसे एक्ट ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट यूज करके बच सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ऐसा कोई डिफेंस है ही नहीं। This means companies engaged in a dangerous activity like chemical plants are automatically held liable for the harm caused, even if it's an accident. This rule was established in MC Mehta vs. Union of India case to protect the people from dangerous industries. यहाँ पे क्या होता है, अगर समझो कोई बड़ी कंपनी है जो डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे केमिकल बनाना, केमिकल का प्रयोग करके कोई इन्वेंशन करना वगैरह वगैरह, तो उनका जवाबदारी बनता है अगर कोई लीक हो गया तो कभी कभी तो पूरा शहर तहस नहस हो जाता है, लोग मर जाते हैं हज़ारों में, तो इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी आ जाती है, उसमें ना कोई बच सकता है ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखो एक फॉर्मूला लिखा है नीचे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज ग्रेटर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आप बच नहीं सकते क्योंकि एक्सेप्शन नहीं होता। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी के एसेंशियल क्या होते हैं। सबसे पहले तो डेंजरस सब्सटेंस, ठीक है। द कॉज ऑफ डैमेज मस्ट बी समथिंग डेंजरस लाइक पॉइजन, केमिकल, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक कंपनी है जो केमिकल बनाती है या फिर केमिकल का इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाती है, तो केमिकल जो है वो नेचुरली डेंजर है। तो जिसको आपको लायबल करना है, जो डिफेंडेंट है, वो कोई ऐसा काम करता होना चाहिए जो डेंजरस हो, जैसे केमिकल को संभाल के रखना, केमिकल को स्टोर करके रखना, और या फिर गैस को प्रोड्यूस करते हैं वो लोग भारी मात्रा में, अगर वो छूट जाता है तो लाखों लोग मर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई उसका असर होता है वो लंबे समय तक रहता है। दूसरा है एस्केप। अब वो जो चीज़ है केमिकल फिर गैस है, वो एस्केप हो जाना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी को यूज़ करने का। अगर आपको कोई डिफेंडेंट के ऊपर केस करना है एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर,
तो ये दो चीज़ तो होनी ही चाहिए। जैसे डेंजरस थिंग मतलब डिफेंडेंट को ऐसा काम करना चाहिए जो डेंजर है, दूसरा उसके ज़मीन से या उसके प्रीमाइसिस से कोई डेंजर चीज़ निकलनी चाहिए जिसको बोलते हैं एस्केप। गैस का काम कर रहे हैं तो गैस पाइपलाइन फट गया, लीक हो गया, ड्रम में भर के रखा था केमिकल, उसका गैस निकल गया धीरे धीरे करके और आजू बाजू के घर में प्रॉब्लम हो गया। तीसरा है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर लैंड का नॉन नेचुरल यूज क्या होता है, नेचुरल में मैंने आपको बोला था मैं अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता हूँ तो नेचुरल हो गया, केमिकल के लिए यूज़ करता हूँ तो नॉन नेचुरल यूज़ हो गया। तो मेरा जवाबदारी बनता है कि भाई मैं अपने ज़मीन पे जो भी चीज़ लाता हूँ वो तीसरे को नुकसान ना करे। मैंने आपको शेयर का और केमिकल का एग्जांपल दिया था ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में। तो यही चीज़ है। आगे जाते हैं। मिसचीफ हो गया, अगर आपको डिफेंडेंट को रिस्पॉन्सिबल बताना है तो प्लेंटिफ मस्ट शो दैट डेंजरस सब्सटेंस एस्केप फ्रॉम द ऑफेंडर्स प्रॉपर्टी। अगर आपको डिफेंडेंट को लायबल करना है कोर्ट में तो आपको ये बताना पड़ेगा कि डिफेंडेंट के प्रॉपर्टी से डेंजरस थिंग जो है वो निकली है। जैसे गैस लीक हुआ या फिर आपने फ़ोटो खींच लिया उस चीज़ का, या फिर उसने शेर पाल के रखा है, आपने ऑलरेडी फ़ोटो खींच के रखा था और शेर ने एक दिन मौका दे के किसी को काट डाला, तो आपके पास आप फोटो है वो बता सकते हो, कोई वीडियो प्रूफ है वो भी बता सकते हो, या फिर आजू बाजू के जो विटनेस उसको ला सकते हो। आप जो है वो प्रूव कर सकते हो कि भाई ये आदमी जो है डिपेंडेंट जो है वो गलत काम करता था। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, स्टिक लायबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है और एब्सोल्यूट के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आता है कि स्टिक लायबिलिटी जो है वो छोटा मोटा डेंजर काम होता है ना, उसमें अप्लाई होता है, जो जिसमें कम डैमेज हो। मतलब अगर समझो आपने ऐसा कोई चीज़ भर के रखा है घर में, केमिकल है, तो आजू बाजू के 2-3 लोग को असर हो गया तो इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो जाती है क्योंकि 3 ही लोग को कुछ हुआ है ना। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है, 500-600 लोग को कुछ हो गया, 1000 लोग मर गए, तो इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी लागू होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। अब बात करते हैं लिमिटेड डिफेंस। स्टिक लायबिलिटी में डिफेंस मिल सकता है, एक्ट ऑफ गॉड है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरा है, एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन है, तो ये सारे डिफेंस आप लेके बच भी सकते हो ज़िंदगी में कभी। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफेंस है ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफेंस ही नहीं है। आपके प्रीमाइसिस से गैस निकला और वो बहुत खतरनाक था तो आप एब्सोल्यूट लायबिलिटी में अटक सकते हो। अब बात करते हैं स्टिक लायबिलिटी के एग्जाम्पल क्या है। जैसे एनिमल बाइट, मैंने शेर का एग्जांपल दिया था, शेर ने बाइट मार लिया किसी को, या फिर कोई डेंजरस केमिकल आपके प्रीमाइसिस से लीक हो रहा है वगैरह वगैरह। न्यूक्लियर प्लांट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, जैसे मैंने बोला था, न्यूक्लियर प्लांट बहुत खतरनाक होता है, वो फटता है तो बहुत तबाही मचती है। ठीक है, उसको रोकना भी लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है, तो इसलिए ऐसे में एब्सोल्यूट लायबिलिटी यूज़ की जाती है। स्टिक लायबिलिटी में देखो, एनिमल कितने को बाइट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग को बाइट करेगा, उसके बाद तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो स्टिक लायबिलिटी हो जाती है, इसमें ज़्यादा नुकसान लोगों को नहीं होता, गिने चुने लोगों को होता है। लेकिन एब्सोल्यूट में तो भाई समझो न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया, न्यूक्लियर प्लांट का ब्लास्ट हो गया, तो हज़ारों लोग की जान खतरे में आ सकती है, इसलिए उसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर डाला गया है। ठीक है, एस्केप की बात करते हैं तो स्टिक लायबिलिटी में भी एस्केप होना जरूरी है। ठीक है, एस्केप होता है, यस द डैमेज मस्ट बी कॉज बाय द एस्केप फ्रॉम द डिफेंडेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे एब्सोल्यूट में क्या होता है, नॉट नेसेसरी, एस्केप विद इन द प्रीमाइसिस माइट बी इनफ। तो भले आपके प्रीमाइसिस छोड़ के वो बाहर नहीं गया एस्केप होके, ठीक है, कोई केमिकल है आपके प्रीमाइसिस में भी लीक हो रहा है तो भी वो बस हो गया प्रूव करने के लिए कि भाई एब्सोल्यूट लायबिलिटी लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो स्टिक लायबिलिटी मैंने जैसे मैंने को पहले बताया, एनिमल कितने को बाइट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग को, 5 लोग को, 10 लोग को, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना, इतने में तो वो खुद ही कंटाल जाएगा कि कितने लोग को काटूं मैं। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है कि आप हज़ारों लोगों की जान खतरे में डाल सकते हो। जैसे न्यूक्लियर प्लांट हो गया, वो ब्लास्ट हो सकता है तो भाई 1000 लोग मर सकते हैं, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन के बारे में। In a conclusion, both the stick liability and absolute liability holds individual or entities accountable for the damage. They differ significantly in their scope and level of responsibility. Absolute liability impose on एक तरह का ऑब्लिगेशन रखता है आदमी के ऊपर और कंपनी के ऊपर, ठीक है, कि वो लायबल हो सकते हैं। ऑन द अदर एंड स्टिक लायबिलिटी, एक मिनट कहाँ था मैं, हाँ, पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्म कॉज रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, on the other hand, strict liability thought also imposing responsibility for the damages allows for a certain defenses and exceptions, providing a degree of flexibility in determining liability. Each concept serves to ensure accountability but operates within the different parameters.
with absolute liability offering a higher degree of certainty and sticker liability accommodating various factors in assessing liability। तो यही चीज़ थी इस वीडियो में दोस्तों। मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी ज़्यादा खतरनाक होती है और बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम आती है। जैसे न्यूक्लियर प्लांट जो सूज हो गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो डेंजरस है, आपको पहले से पता है, तो आपको उसको संभाल के रखनी है ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया था। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और आप अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।